एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर जब जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार मिलने के बाद ज्वाइन किया तो जानकारी हुई कि यह जिला स्कूली शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा, आप ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दें। बस तय कर लिया, महीने में 8 से 10 दिन ज़रूर ग्रामीण स्कूलों को दूंगा। शीघ्र ही ग्रामीण इलाकों में दौरे का सिलसिला चल निकला। पहाड़ी व जंगली इलाके भी थे कुछ। एक दिन मतहत कर्मचारी से मालूम हुआ कि बंडेरी नामक गांव में, जहां एक पहाड़ी पर स्थित है, वहां के स्कूल में कोई शिक्षा अधिकारी नहीं जाता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए वाहन छोड़कर लगभग 5 से 6 किलोमीटर जंगली रास्ते से पैदल होकर जाना होता है। तय कर लिया, अगले दिन वहां जाया जाएगा। वहाँ कोई मिस्टर V.K. वर्मा हेड साहब हैं, जो बरसों से पता नहीं क्यों वही जमे हुए हैं। मैंने निर्देश दिया कि उन्हें कोई अग्रिम सूचना ना दी जाए, सरप्राइज़ विज़िट होगी। अगले दिन हम सुबह निकले। दोपहर 12 बजे ड्राइवर ने कहा, साहब यहाँ से आगे पहाड़ी पर पैदल ही चलकर जाना होगा, करीब 5-6 किलोमीटर। मैं और 2 अन्य कर्मचारी पैदल ही चल पड़े। लगभग 1.5 घंटे सकरे पथरीले जंगली रास्ते से होकर हम ऊपर गांव तक पहुँचे। सामने स्कूल का पक्का भवन था और लगभग 200 कच्चे मकान थे। साफ सुथरा स्कूल और व्यवस्थित ढंग से रंगा पुता हुआ था। बस 3 कमरे और प्रशस्त बरामदा, चारों तरफ सुरमय हरा भरा वन। अंदर क्लासरूम में पहुँचे तो 3 कक्षाओं में अलग अलग 125 बच्चे तल्लीनतापूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था। एक बुजुर्ग सज्जन बरामदे में थे, जो वहाँ नियुक्त प्यून थे शायद। उन्होंने बताया, हेड साहब आते ही होंगे। हम बरामदे में बैठ गए। तभी देखा एक 40-45 वर्ष के सज्जन अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टियाँ लिए ऊपर चले आ रहे थे। पजामा घुटनों तक चढ़ाया हुआ था, ऊपर खादी का कुर्ता था। उन्होंने आते ही परिचय दिया, मैं V.K. वर्मा यहाँ का हेडमास्टर हूँ। यहाँ इन दिनों बच्चों के लिए पानी थोड़ा नीचे जाकर कुएं से लाना होता है। हमारे चपरासी दादा बुज़ुर्ग हैं, अब उनसे नहीं होता, इसलिए मैं ही ले आता हूँ। वर्जिश भी हो जाती है, वे मुस्कुराकर बोले। उनका चेहरा पहचाना सा लग रहा था और नाम भी। मैंने उनकी ओर देखकर पूछा, तुम विवेक हो ना, इंदौर से, गुजराती कॉलेज से? मैंने हैट उतारते हुए उत्तर दिया। उसने कुछ पहचानते हुए हिचकिचाते हुए कहा, आप अभिनव श्रीवास्तव? मैंने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या भाई। लगभग 20-22 बरस पहले हम इंदौर में साथ ही पढ़ते थे। बेहद होशियार और पढ़ाकू था वो। बहुत कोशिश करने के बावजूद शायद ही कभी उससे ज़्यादा अंक आए हों मेरे। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी हमारे बीच, जिससे हमेशा वही जीता करता था। आज वो हेडमास्टर था और मैं जिला शिक्षा अधिकारी। पहली बार उससे आगे निकलने जीतने का भाव था और सच कहूँ तो खुशी भी थी मन में। मैंने सहज होते हुए पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे भाई, और कौन कौन है घर पर? अपने विस्तारपूर्वक बताएं। उसने विस्तारपूर्वक बताना शुरू किया। M.Com करते ही बाबूजी की मालवा मिल वाली नौकरी जाती रह गई। फिर उन्हें दमे की बीमारी भी तो थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। किसी तरह पढ़ाई पूरी की, नंबर अच्छे थे, इसीलिए संविदा शिक्षा वर्ग 3 की नियुक्ति मिल गई थी, जो छोड़ नहीं सकता था। आगे पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी और न स्थिति। इस गांव में पोस्टिंग मिल गई। माँ बाबूजी को लेकर यहाँ चला आया। सोचा गांव में कम पैसों में गुजारा हो ही जाएगा। फिर उसने हंसते हुए कहा, इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध माँ और बीमार माँ बाप? कोई लड़की देने को तैयार ही नहीं हुआ, इसलिए विवाह नहीं हुआ। और ठीक भी है, कोई पढ़ी लिखी लड़की भला यहाँ क्या करती? अपनी कोई पहुँच या पकड़ भी नहीं थी और ना ही पैसे थे।
कि यहाँ से ट्रांसफ़र करवा पाते, तो बस यहीं जमे रह गए। यहाँ आने के कुछ बरस बाद माँ बाबूजी दोनों ही चल बसे। यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास किया। अब यहाँ बच्चों में और स्कूलों में मन रम गया है। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने चला जाता हूँ। रोज़ शाम को स्कूल के बरामदे में बुज़ुर्गों को पढ़ा देता हूँ। अब शायद इस गांव में कोई निरक्षर हो। नशा मुक्ति का अभियान भी चला रखा है। अपने हाथ से खाना बना लेता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिल जाए, अनुशासन सीखे, बस यही ध्येय है। मैं सीए नहीं कर सका। मेरे 2 विद्यार्थी सीए हैं और कुछ अच्छी नौकरी कर रहे हैं। मेरे यहाँ कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मेरा ज़्यादातर तनख्वाह इन बच्चों के खेलकूद और स्कूलों पर ही खर्च हो जाती है। तुम तो जानते ही हो, कॉलेज के ज़माने से क्रिकेट खेलने का जुनून था। वो बच्चों के साथ खेलकर पूरा हो जाता है। बड़ा सुकून मिलता है। मैंने टोकते हुए कहा, माँ बाबूजी के पास शादी करने का विचार नहीं आया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, इसलिए जो सामने है उसी को अच्छा करने या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अपने परिचित दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो फैज़ साहब की एक नज़्म है ना, अपने बेख्वाब किवाड़ों की मुकल्लर कर लो, अब यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा। उसकी उस बेसौल हंसी के भीतर का तक भिगो दिया। लौटते हुए मैंने उससे कहा, विवेक, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र मुख्यालय या जहाँ तुम चाहो करवा दूँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है जनाब, अब यहीं इन लोगों के बीच खुश हूँ, कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। मेरी अपनी उपलब्धियों से उपजा दर्प, उससे आगे निकल जाने का एहसास भरम चूर चूर हो गया था। वो अपनी ज़िंदगी की तमाम कमियों, तकलीफ़ों, असुविधाओं के बावजूद सहज था। उसकी कर्तव्यनिष्ठा देखकर मैं हतप्रभ था। ज़िंदगी से किसी शिकवे या शिकायत की कोई झलक उसके व्यवहार में नहीं थी। सुख सुविधाएं, उपलब्धि, ओहदे के आधार पर हम लोग का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वो इन सब के बिना मुझे फिर से पराजित कर गया। लौटते समय उस क्रम ऋषि को हाथ जोड़कर भरे मन से इतना कह सका कि तुम्हारे इस पुनीत कार्य में मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना मित्र। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, आपका प्रशासक ओहदा क्या था या क्या है, यह कोई महत्व नहीं रखता, यदि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।